द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, हिंदी में। अध्याय 16। उस रात हमने एक छोटी सी महाजोंग पार्टी में हिस्सा लिया। इस तरह का सीधा साधा दिल बहलाव किंग्स एबट में बहुत लोकप्रिय है। मेहमान गमबूट और बरसातियां पहनकर रात के खाने के बाद आते हैं। फिर वे कॉफ़ी, केक, सैंडविच और चाय का मज़ा लेते हुए गेम खेलते हैं। जिस रात का ये जिक्र है, उस रात हमारे मेहमान थे मिस गैनेट और कर्नल कार्टर, जो चर्च के पास रहते हैं। इन शामों में इधर उधर की काफ़ी बातचीत भी होती है। कभी कभी ये बात खेल में विघ्न भी पैदा करती है। हम लोग ब्रिज खेला करते थे, सबसे बेकार किस्म की बोलती बतियाती ब्रिज। हमें महाजोंग काफ़ी शांतिपूर्ण लगता है। वो सारे शिकवा शिकायतें कि आपके साथी ने फला पत्ता क्यों फेंका, फला क्यों नहीं, उसने ऐसी चाल क्यों चली, ऐसी बातें पूरी तरह किनारे हो जाती हैं। और हालांकि हम अब भी खुले तौर पर मीन मेख निकालते हैं, लेकिन शिकायतों में से वो तीखापन और खीज और गुस्सा जाता रहा है। कर्नल कार्टर ने पीठ आग की तरफ करते हुए कहा, बहुत ठंडी शाम है, क्यों शेपर्ड? कैरोलीन मिस गैनेट को अपने कमरे में ले गई थी और वहां उसकी ढेर सारी शॉलों और स्टोल्स से उसे मुक्त होने में उसकी सहायता कर रही थी। हाथ में कॉफ़ी का प्याला पकड़ते हुए कर्नल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस बेचारे एक्रॉयड का मामला तो बड़ा ही रहस्यमय है। मेरा तो यही मानना है कि इसके पीछे बहुत कुछ है। देखो, हमारी आपस की बात है। मैंने तो कुछ ब्लैकमेल का भी जिक्र सुना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में कोई औरत भी शामिल है। तभी कैरोलीन और मिस गैनेट भी वहां आ गए। मिस गैनेट ने कॉफ़ी ली और कैरोलीन ने महाजोंग का डिब्बा निकालकर उसकी चौकोर गोटियां मेज पर उलट दी। हम सब मेज के चारों ओर बैठ गए। 5 मिनट तक पूरी शांति छाई रही, क्योंकि हमारे बीच इस बात की होड़ लगी रही कि कौन सबसे पहले अपनी दीवार बना लेता है। आखिरकार कैरोलीन ने कहा, चलो जेम्स, तुम पूर्वी हवा हो। मैंने एक गोटी चली। खेल आगे बढ़ा और बीच बीच में 3 बांस, 2 गोले, पंग और मिस गैनेट की तरफ से अक्सर अनपंग की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, क्योंकि वो जल्दबाजी में उन गोटियों पर दावा कर बैठती थीं जो उसकी नहीं थीं। मैंने आज सुबह फ्लोरा एक्रॉयड को देखा, मिस गैनेट ने कहा। पंग नहीं, अनपंग, मैंने गलती कर दी। कैरोलीन ने अगली चाल चलते हुए कहा, 4 गोले। कहाँ देखा तुमने फ्लोरा को? क्या वो किसी के साथ थी? बिल्कुल, मिस गैनेट ने कहा। दोनों की आंखें मिली और लगा कि उनके बीच जानकारी का आदान प्रदान हुआ। सचमुच? कैरोलीन ने दिलचस्पी से कहा। ऐसा है मामला। खैर, मुझे तो जरा भी हैरानी नहीं हुई सुनकर। मिस गैनेट ने कहा, अगर तुम मुझसे पूछो तो फ्लोरा की किस्मत बहुत अच्छी रही है, बहुत ही अच्छी। वो कैसे मिस गैनेट? कर्नल ने पूछा। मैं इस हरे अजगर को पीट लूंगा। तुमने ये बात कैसे कही कि फ्लोरा की किस्मत अच्छी रही है? बड़ी आकर्षक लड़की तो है ही, मैं जानता हूं। मिस गैनेट ने इस अंदाज में जवाब दिया जैसे उन्हें अपराधों के बारे में सब कुछ पता था। वो बोली, हो सकता है मुझे अपराधों के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि मरे हुए आदमी को आखिरी बार किसने जिंदा देखा, और जिसने देखा होता है वो शक के घेरे में आ जाता है। अब फ्लोरा एक्रॉयड ने अपने अंकल को आखिरी बार जिंदा देखा था। मामला बुरी तरह उसके खिलाफ जा सकता था, बहुत ही बुरी तरह से। तुम चाहे इसकी जो कीमत लगाओ, रॉल्फ पैटन उसी की वजह से गायब है, शक को फ्लोरा से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए। ऐसी उल जलूल बात सुनकर मैंने कहा, अब रहने भी दीजिए मिस गैनेट। ये बात कोई भी नहीं मान सकता कि फ्लोरा एक्रॉयड जैसी लड़की अपने अंकल को इस तरह से कत्ल कर सकती है। मैं नहीं जानती, मिस गैनेट बोली, लेकिन मैं अभी अभी पेरिस के अपराध जगत के बारे में एक किताब पढ़ रही थी। उसमें यही कहा गया था कि सबसे बुरी महिला अपराधियों में फरिश्तों जैसे चेहरे वाली जवान लड़कियां ही होती हैं। वो फ्रांस की बात है मिस गैनेट, कैरोलीन ने झट से कहा। वही तो, कर्नल बीच में कूदा। मैं तुम लोगों को एक बड़ी अजीब बात बताता हूं, एक किस्सा जो हिंदुस्तान के बाजारों में फैला हुआ था। कर्नल का किस्सा शैतान की आंत जितना लंबा था, और सबसे खराब बात यह थी कि वो कतई दिलचस्प नहीं था। कोई घटना जो हिंदुस्तान में बरसों पहले हुई थी, कैसे पल भर के लिए भी उस घटना का मुकाबला कर सकती थी जो किंग्स एबट में परसों हुई थी। ये कैरोलीन थी जिसने महाजोंग कहते हुए बाजी जीतकर कर्नल के किस्से को बीच में ही रोक दिया।
हिसाब किताब करने के बाद हमने नई बाजी शुरू की। कैरोलिन ने कहा, पूर्वी हवा ने चाल आगे बढ़ा दी है। रॉल्फ पैटन के बारे में तो मेरा एक अपना ख्याल है, 3 अक्षर, लेकिन फिलहाल मैंने उसे अपने अंदर ही रखा हुआ है। ऐसा? मिस गैनेट ने कहा। वो बूटों वाला मामला ठीक रहा? उनका काला होना? हाँ, बिल्कुल ठीक रहा, कैरोलिन ने कहा। उसका मतलब क्या था तुम्हारे ख्याल से? मिस गैनेट ने पूछा। कैरोलिन ने होठ भींचे और इस तरह सिर हिलाया जैसे उसे सब कुछ पता था। मिस गैनेट ने कहा, पंग, नहीं, अनपंग। वैसे मेरा ख्याल है कि अब जब डॉक्टर मिस्टर पॉयरो के साथ साथ ही रहता है तो उसे सब भेद पता ही होंगे। अरे कहाँ, मैंने कहा। जेम्स बहुत शर्मीला और विनम्र है, कैरोलिन ने कहा। ओहो, एक छिपा हुआ कॉन्ग। कर्नल के मुंह से सीटी निकल गई। कुछ पलों तक गपशप मुलतवी हो गई। हम बिना फालतू की बातें किए खेलते रहे। फिर कर्नल कार्टर ने कहा, ये मिस्टर पॉयरो, क्या ये सचमुच में इतना बड़ा जासूस है? कैरोलिन ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, दुनिया का माना हुआ जासूस है। प्रचार से बचने के लिए उसे यहां नाम बदल कर आना पड़ा। मिस गैनेट ने कहा, चाओ, हमारे छोटे से गांव के लिए तो बड़ी ही अद्भुत बात है। वैसे क्लैरा, जो मेरी नौकरानी है, वो फर्नली पार्क में काम करने वाली नौकरानी एल्सी की पक्की सहेली है। और तुम्हें क्या लगता है एल्सी ने उसे क्या बताया? एक भारी रकम चोरी गई है और उसका ख्याल है, मेरा मतलब है एल्सी का, कि जो नौकरानी उर्सुला बॉन्ड है उसका उस चोरी से कुछ लेना देना जरूर था। वो महीना पूरा होने पर काम छोड़ रही है और रातों को अक्सर काफी रोती रहती है। अगर मुझसे पूछो ना तो वो लड़की जरूर किसी गिरोह में शामिल है। वो हमेशा से अजीब सी रही है। आसपास की लड़कियों से उसने कभी दोस्ती भी नहीं की। छुट्टी वाले दिनों में तो वो अकेली ही निकल जाती है। मैं तो कहती हूं ये बड़ी ही गैर कुदरती बात है और बहुत ही शक पैदा करने वाली भी। मैंने एक बार उसे अपने क्लब में बुलाया लेकिन उसने इनकार कर दिया। और फिर मैंने उससे उसके घर परिवार के बारे में कुछ सवाल पूछे, बड़े आम सवाल। और पता है उसने क्या किया? उसने मुझे बड़ी ही बेरुखी से चुप करा दिया। मिस गैनेट सांस लेने को रुकी और कर्नल ने कहा कि शंघाई क्लब में चुस्ती से खेलना एक अनिवार्य नियम था। तो फिर एक बाजी चुस्ती से खेली गई। उसके बाद कैरोलिन फिर से शुरू हो गई। वो मिस रसेल, शुक्रवार की सुबह वो जेम्स से सलाह लेने के बहाने से आई थी। मेरी राय में तो वो ये देखने आई थी कि जहर कहाँ रखे रहते हैं। 5 अक्षर। चाओ, मिस गैनेट ने कहा। यह अजीब सा ख्याल है। मैं यही सोच रही हूं कि क्या तुम्हारा यह ख्याल सही होगा? अब कर्नल ने बात शुरू की। जहर की बात चली है तो क्या कहा? मैंने चाल नहीं चली? ओह, 3 बांस। महाजोंग, मिस गैनेट ने कहा। कैरोलिन बुरी तरह खींच गई। उसने अफसोस के साथ कहा, 1 लाल अजगर, और मैं 3 डबल हाथ लेकर बाजी जीत गई होती। मेरे पास तो शुरू से ही 2 लाल अजगर थे। मैंने कहा, तुम ऐसा ही करते हो जेम्स, तुम्हें खेल की भावना का कोई ख्याल ही नहीं रहता, कैरोलिन ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैंने काफी चतुराई से खेला था। कैरोलिन ने अगर बाजी जीती होती तो मुझ पर उसके बहुत नंबर चढ़ जाते। मिस गैनेट के महाजोंग से उसे बहुत कम फायदा हुआ था और कैरोलिन ने उसे ये जताने में देर नहीं लगाई। पूर्वी हवा ने फिर चाल आगे बढ़ाई और हमने खामोशी के साथ एक और बाजी शुरू की। कैरोलिन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जो मैं अभी बताने जा रही थी वो है रॉल्फ पैटन के बारे में मेरे विचार। हाँ हाँ बताओ, मिस गैनेट ने उसे उत्साह दिलाते हुए कहा और उसके तुरंत बाद कहा, चाओ। इतनी जल्दी चाओ करना कमजोरी की निशानी है, तुम्हें बड़ा हाथ बनाना चाहिए, कैरोलिन ने खींचते हुए कहा। मिस गैनेट ने मजे लेते हुए कहा, जानती हूं, बहरहाल तुम रॉल्फ पैटन के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ, मुझे पूरा अंदाजा है कि वो कहां है। कैरोलिन की यह बात सुनकर सब रुककर उसे घूरने लगे। कर्नल कार्टर ने कहा, यह तो बड़ा दिलचस्प है। यह सब तुम्हारा अपना ख्याल है ना? पूरी तरह नहीं, मैं उसके बारे में बताती हूं। तुम्हें उस नक्शे के बारे में पता है ना जो हमारे हॉल में लगा है? हम सब ने हाँ में सिर हिलाया। अभी उस दिन जैसे ही मिस्टर पॉयरो जाने लगे वो रुके और उन्होंने नक्शे को देखा और कुछ कहा। मुझे एकदम ठीक ठीक तो याद नहीं है,
लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा था कि हमारे आसपास के इलाके में क्रैनचेस्टर ही सबसे बड़ा शहर है, और ये बात सच भी है। लेकिन उनके जाने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? उसका असली मतलब। ये बात पूरी तरह से पक्की है कि रॉल्फ क्रैनचेस्टर में है। यही वो क्षण था जब मैंने उस खांचे को गिरा दिया जिसमें मेरी गोटियां रखी हुई थी। मेरी बहन ने मेरे बेढंगेपन पर फौरन मेरी खबर ली, मगर बेदिली से। उसका ध्यान अपने किस्से में था। कर्नल कार्टर ने कहा, क्रैनचेस्टर मिस कैरोलिन? निश्चय ही क्रैनचेस्टर नहीं हो सकता, वो तो इतना पास है। वही तो, ये तो अब तक काफी साफ हो गया है कि वो वहां से रेल से नहीं गया। कैरोलिन उसे इस तरह समझाने लगी जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। वो जरूर पैदल ही क्रैनचेस्टर गया होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी वहीं पर है। किसी को सपना भी नहीं आएगा कि वो इतनी पास बैठा है। मैंने इस अनुमान पर उसका ध्यान कई ऐतराजों की तरफ दिलाया जो इस पर उठाए जा सकते थे, लेकिन कैरोलिन के दिमाग में एक बार मजबूती के साथ कोई बात बैठ जाए तो उसे कोई नहीं हटा सकता। मिस गैनेट ने कुछ सोचते हुए कहा, और तुम्हें लगता है मिस्टर पॉयरो का भी यही ख्याल है? बड़ा अजीब संयोग है, लेकिन आज दोपहर को जब मैं क्रैनचेस्टर को जाने वाली सड़क पर घूम रही थी तो वे उसी दिशा से कार में आते हुए मेरे पास से गुजरे थे। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी और हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक मिस गैनेट ने कहा, अरे अरे देखो तो, मैं तो कितनी देर से बाजी जीत कर बैठी हुई हूं और मेरा ध्यान ही नहीं गया। खैर, महाजोंग। कैरोलिन का ध्यान अपनी कल्पनाओं से भटक गया। उसने मिस गैनेट को ध्यान दिलाया कि जिस तरह के हाथ उसने जीते थे उस पर इतनी जल्दी महाजोंग का ऐलान करने से बड़े नंबर नहीं मिलेंगे। मिस गैनेट बिना विचलित हुए सुनती रहीं और उसने अपनी गोटियां इकट्ठी कर लीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूं तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन ये इस पर भी तो निर्भर करता है ना कि शुरू कैसी गोटियों से किया जा रहा है। तुम्हें कभी बड़े हाथ नहीं मिलेंगे अगर तुम उनके लिए कोशिश नहीं करोगी। कैरोलिन ने उसे उकसाया। मिस गैनेट ने कहा, देखो, हम सब अपने अपने तरीके से खेलते हैं, है ना? कुछ भी हो, अब तक तो मैं आगे ही चल रही हूं। कैरोलिन, जो काफी पीछे थी, चुप हो गई। पूर्वी हवा ने फिर चाल आगे बढ़ाई और हम खेलने में जुट गए। एनी चाय का सामान ले आई। कैरोलिन और मिस गैनेट दोनों ही थोड़ी बेचैन दिखाई दे रही थीं। कुछ पल बाद कैरोलिन ने मिस गैनेट से कहा, अगर तुम अपनी चाल थोड़ा जल्दी चलो तो अच्छा होगा। चीनी तो इस खेल में इतनी जल्दी जल्दी गोटियां रखते हैं कि ऐसा लगता है चिड़ियाएं चटर पटर कर रही हैं। तो इसके बाद कुछ देर तक हम चीनियों की तरह खेलते रहे। फिर कर्नल कार्टर ने कहा, तुमने जानकारी के भंडार में कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया है शेपर्ड। बड़े छुपे रुस्तम हो, इतने बड़े जासूस के साथ घी शक्कर हो रहे हो और जरा भनक भी नहीं लगने देते कि क्या कुछ चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। पॉयरो अपने मन की बात अपने तक ही रखता है। तभी मिस गैनेट ने विजयी भाव से कहा, पंग और महाजोंग। स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। ये मिस गैनेट द्वारा 3 बार लगातार महाजोंग का ऐलान था, जिसकी वजह से कैरोलिन और बुरी तरह से खींच गई थी। उसने गोटियां सजाते हुए कहा, यह बात बिल्कुल बकवास है जेम्स, तुम्हें कुछ ना कुछ दिलचस्प तो मालूम ही होगा। एक पल के लिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस नई बाजी में अपना हाथ देखकर मैं हैरान था। मैंने शुद्ध जीतने वाले हाथ के बारे में पढ़ा था। बाजी खुलते ही महाजोंग का ऐलान करके उसे जीत लेना, पर कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन मेरे पास भी ऐसा ही हाथ आएगा। दबे हुए विजयी भाव से मैंने अपनी हथेली ऊपर करके हाथ मेज पर रख दिया। जैसा कि वे शंघाई क्लब में कहते हैं, टिन हो, अव्वल दर्जे की जीत, मैंने घोषणा की। कर्नल कार्टर की आंखें जैसे बाहर को निकली पड़ रही थीं। हे भगवान, कैसी अद्भुत बाजी, मैंने ऐसा कभी होते नहीं देखा। यही वो पल था जब कैरोलिन के कोचने और अपनी कामयाबी के नशे में असावधान होकर मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, रही बात कुछ दिलचस्प बताने की, तो एक शादी की अंगूठी के बारे में तुम सब क्या कहोगे, जिसके अंदर की तरफ एक तारीख और फ्रॉम आर खुदा हुआ है। मैं उस दृश्य का बयान नहीं कर सकता जो इस बात के बाद देखने में आया।
मुझे ये बताने के लिए मजबूर किया गया कि ये खजाना ठीक किस जगह मिला और वो तारीख कौन सी थी जो अंगूठी पर खुदी हुई थी। 13 मार्च, बस 6 महीने पहले, कैरोलिन ने कहा। उत्तेजित सुझावों और अटकलों से 3 धारणाएं सामने आईं। कर्नल कार्टर की धारणा थी कि रॉल्फ गुप्त रूप से फ्लोरा से शादी कर चुका था, पहला और सबसे सीधा हल। दूसरी धारणा मिस गैनेट की थी कि रॉजर एक्रॉयड ने गुप्त रूप से मिसेस फेरर्स से शादी की हुई थी। तीसरी धारणा थी मेरी बहन की कि रॉजर एक्रॉयड ने अपनी घरेलू प्रबंधिका मिस रसेल से शादी कर ली थी। चौथी और सबसे सुपर अटकल कैरोलिन ने बाद में घोषित की जब हम सोने के लिए ऊपर जा रहे थे। उसने अचानक कहा, मेरी बात गांठ बांध लेना, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर कल को पता चले कि जेफरी रेमंड और फ्लोरा ने शादी कर ली थी। तब तो अंगूठी पर फ्रॉम जी होना चाहिए था, फ्रॉम आर नहीं, मैंने सुझाया। पक्के तौर पर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लड़कियां आदमियों को उनके सरनेम से बुलाती हैं। और तुमने सुना नहीं मिस गैनेट ने शाम को क्या कहा था फ्लोरा के मिलने जुलने के बारे में? सच कहूं तो मैंने मिस गैनेट को ऐसा कुछ भी कहते नहीं सुना था, लेकिन मैं दबे हुए इशारों के बारे में कैरोलिन के ज्ञान की बहुत कदर करता था। हेक्टर ब्लंट के बारे में क्या ख्याल है? मैंने इशारा किया। बकवास, कैरोलिन ने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा। मैं मान सकती हूं वो उसे पसंद करता है, हो सकता है उससे प्रेम भी करता हो, लेकिन ये बात समझ लो, कोई लड़की उस आदमी से प्रेम नहीं करेगी जो उसके बाप की उम्र का हो, खास तौर पर तब जब एक खूबसूरत सेक्रेटरी आसपास मौजूद हो। वो मेजर ब्लंट को आड़ के लिए इस्तेमाल कर सकती है और उसे लुभा सकती है। लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं जेम्स, फ्लोरा को रॉल्फ पैटन की रत्ती भर परवाह नहीं है और ना ही कभी थी। मेरी बात लिख कर रख लो। उसकी बात चुपचाप सुनते रहने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अध्याय 17। अगली सुबह मुझे ख्याल आया कि खेल में अपनी अनोखी सफलता की खुशी में शायद मैंने थोड़ी नादानी से काम लिया था। ये बात सच है कि पॉयरो ने अंगूठी की बात को सिर्फ अपने तक ही रखने के लिए मुझे नहीं कहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसने फर्नली में उसका जिक्र तक नहीं किया था और जहां तक मुझे मालूम था मैं ही वो अकेला आदमी था जिसे उस अंगूठी के मिलने का पता था। मुझे निश्चित रूप से अपने गुनाह का एहसास हुआ। अब तक तो ये बात आग की तरह किंग्स एबट में फैल चुकी होगी। मुझे किसी भी समय पॉयरो की तरफ से शिकायत सुनने की आशंका सता रही थी। मिसेस फेरर्स और रॉजर एक्रॉयड की संयुक्त अंत्येष्टि 11 बजे रखी गई थी। वो एक उदास और फीकी रस्म थी। फर्नली के सारे लोग वहां मौजूद थे। अंत्येष्टि के खत्म होने के बाद पॉयरो ने मेरी बाह से मुझे थामा और मुझे अपने साथ द लार्चेस चलने का न्योता दिया। वो बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था और मुझे लग रहा था कि पिछली रात की मेरी असावधानी की बात उसके कानों तक जरूर पहुंच गई होगी। जल्दी ही मुझे पता चला कि उसके ख्यालों को तो एक बिल्कुल ही अलग बात ने घेर रखा था। उसने मुझसे कहा, देखिए डॉक्टर, मैं आपकी मदद से एक गवाह की जांच करना चाहता हूं। हम उससे सवाल करेंगे। हम उसे इस कदर डरा देंगे कि सच जरूर बाहर निकल आएगा। मैंने हैरानी से पूछा, आप किस गवाह की बात कर रहे हैं? पार्कर की। मैंने उसे आज सुबह अपने घर पर 12 बजे आने के लिए कहा था। वो इस समय हमारा वहां इंतजार कर रहा होगा। आपको क्या लग रहा है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह डालते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपको ये लगता है कि वो मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल करता रहा है? उसने बड़े अजीब से स्वर में कहा। अभी तो मैं बस यही कह सकता हूं कि मुझे यही उम्मीद है कि वो वही हो। उसके गंभीर हाव भावों को देखते हुए मैं खामोश हो गया। द लार्चेस पर पहुंचकर हमें सूचना मिली कि पार्कर वहां पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए वो अदब से खड़ा हो गया। पॉयरो ने खुश मिजाज लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग पार्कर, 1 मिनट रुको। उसने अपना ओवरकोट और दस्ताने उतारे। मैं रख देता हूं सर, पार्कर ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर दोनों चीजें पॉयरो से लेकर उन्हें दरवाजे के पास एक कुर्सी पर सलीके से रख दिया। शुक्रिया पार्कर, पॉयरो ने कहा। एक कुर्सी ले लो, जो मुझे कहना है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। पार्कर अपने सिर को शर्मिंदगी से झुकाए बैठ गया। अब ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल से मैंने तुम्हें आज सुबह यहां आने के लिए क्यों कहा?
पार्कर हल्के से खांसा। मैंने यही समझा सर कि आप मेरे मालिक के बारे में मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, निजी तौर पर। बिल्कुल। क्या तुमने ब्लैकमेल में कई तजुर्बे किए हैं? पॉयरो ने सीधा सीधा वार किया। आप क्या कह रहे हैं सर? बटलर उछलकर खड़ा हो गया। पॉयरो ने उसी शांत भाव से कहा, उत्तेजित मत हो, ईमानदार चोट खाए आदमी का स्वांग मत रचो। तुम्हें ब्लैकमेल के बारे में सब कुछ पता है ना? सर मैंने कभी मैं कभी नहीं। पॉयरो ने उसकी बात काटते हुए बीच में ही कहा, तो फिर भले आदमी, तुम उस शाम मिस्टर एक्रॉयड की स्टडी में हो रही बातों को चुपके से सुनने की फिराक में क्यों थे जब तुम्हारे कानों में ब्लैकमेल शब्द पड़ा था? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, तुम्हारा पिछला मालिक कौन था? पॉयरो ने अचानक दूसरा सवाल किया। आखिरी मालिक? हाँ, वो मालिक जिसके यहां तुम मिस्टर एक्रॉयड के पास आने से पहले काम करते थे। मेजर एलरबी सर। पॉयरो ने शब्द उसके मुंह से झपट लिए। हाँ ठीक, मेजर एलरबी। मेजर एलरबी को नशीली दवाइयों की लत थी, है ना? तुम उनके साथ घुमा फिरा करते थे। जब तुम बरमूडा में उनके साथ थे तब वहां कुछ लफड़ा हुआ था, एक आदमी मारा गया था। किसी हद तक मेजर एलरबी उसके लिए जिम्मेदार थे। मामले को दबा दिया गया था, लेकिन तुम्हें मालूम था मेजर एलरबी ने तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे दिए थे? पार्कर मुंह बाय पॉयरो को देख रहा था। उसके हाथ पांव ढीले होकर कांपने लगे थे। पॉयरो ने इत्मीनान से कहा, तुम समझ ही गए होगे कि मैंने अच्छी तरह जांच पड़ताल की है और ये सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसा मैंने बताया है। तुम्हें ब्लैकमेल में अच्छी खासी रकम मिली थी और मेजर एलरबी तुम्हें तब तक पैसे देते रहे जब तक कि वो मर नहीं गए। अब मैं तुम्हारे ताज़ा एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमसे सुनना चाहता हूं। पार्कर अब भी चुपचाप उसे घूरता रहा। इनकार करना फिजूल है पार्कर। हरक्यूल पॉयरो सब जानता है। यही सच है जो मैंने मेजर एलरबी के बारे में कहा है कि नहीं? मानो अपनी इच्छा शक्ति के खिलाफ पार्कर ने हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसने कराह कर कहा, लेकिन मैंने मिस्टर एक्रॉयड के बाल को भी चोट नहीं पहुंचाई। मेरा भगवान जानता है सर, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मुझे इस बात के खुलने का डर हमेशा से था और मैं आपको बताता हूं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं। पॉयरो ने कहा, तुम में वो दम, वो साहस नहीं है जो किसी को मारने के लिए चाहिए, लेकिन मुझे सच्ची बात चाहिए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर, जो भी आप जानना चाहें। ये सच है कि उस रात मैंने सुनने की कोशिश की थी। मैंने जो एक दो शब्द सुने उनसे मेरी उत्सुकता जाग गई और मिस्टर एक्रॉयड का कहना कि वो अकेले रहना चाहते हैं और फिर डॉक्टर शेपर्ड के साथ इस तरह दरवाज़ा बंद करके बात करना। मैंने जो कुछ पुलिस को बताया वो बिल्कुल सच था, भगवान जानता है। मैंने ब्लैकमेल शब्द सुना और तुमने सोचा कि इसमें तुम्हारा कुछ फायदा हो सकता है ना? पॉयरो ने उसे उकसाया। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मिस्टर एक्रॉयड को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो मैं भी उसका कुछ हिस्सा हथिया सकूंगा। पॉयरो के चेहरे पर एक बहुत अजीब सा भाव आया। वो आगे को झुका। क्या तुम्हें उस रात से पहले यह मानने का कोई कारण दिखा था कि मिस्टर एक्रॉयड को ब्लैकमेल किया जा रहा था? नहीं सर, मुझे तो बहुत हैरानी हुई थी। अपनी सारी आदतों में वे इतने साफ सुथरे नियमों वाले आदमी थे। तुमने कितना कुछ सुना था? बहुत ज्यादा नहीं सर। लगता है कुदरत उस दिन मेरे खिलाफ थी। मुझे रसोई घर और स्टोर में अपना काम करना था और जब मैं एक दो बार स्टडी की तरफ दबे पांव आया भी तो काम नहीं बना। पहली बार डॉक्टर शेपर्ड बाहर आ गए और उन्होंने मुझे लगभग रंगे हाथों ही पकड़ लिया। दूसरी बार मिस्टर रेमंड हॉल में मेरी बगल से गुजरे और उधर ही गए, जिससे मैं समझ गया कि उधर मेरा जाना बेकार है। और जब मैं ट्रे के साथ तीसरी बार गया तो मिस फ्लोरा ने मुझे बैरंग लौटा दिया। पॉयरो काफी देर तक पार्कर को एकटक देखता रहा, मानो उसकी सच्चाई की जांच कर रहा हो। पार्कर उसकी आंखों से आंखें मिलाए खड़ा रहा। मुझे उम्मीद है आप मेरा विश्वास करेंगे सर। मैं लगातार डरता रहा हूं कि पुलिस मेजर एलरबी वाला वो पुराना मामला फिर से उखाड़ेगी और नतीजे के तौर पर मुझ पर शक करेगी। आखिरकार पॉयरो ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर यकीन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। मुझे अपने बैंक की पासबुक दिखा दो। तुम्हारे पास पासबुक तो होगी ही? जी सर,
और संयोग से वो इस समय भी मेरे पास है। बिना किसी घबराहट या उलझन के उसने बैंक की पासबुक अपनी जेब से निकाली। पॉयरो ने उसे खोला और उसे चेक किया। तो तुमने इस साल 500 पाउंड के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं? जी हाँ, मैंने पहले से ही 1000 पाउंड से अधिक बचाए हुए हैं। मेरे पुराने मालिक मेजर एलरबी के साथ मेरे अच्छे संबंधों के नतीजे के तौर पर, और इस साल कुछ घोड़ों पर भी मुझे अच्छे दांव मिले हैं। अगर आपको याद हो, एक अनाम से घोड़े ने इस बार जुबली की दौड़ जीती थी। मैंने उस पर दांव लगाया हुआ था 20 पाउंड। पॉयरो ने बैंक की किताब उसे वापस कर दी। ठीक है पार्कर, तुम जा सकते हो। मुझे यकीन है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अगर नहीं बताया है तो फिर बुरा तुम्हारा ही होगा। पार्कर के जाने के बाद पॉयरो ने अपना ओवरकोट एक बार फिर उठा लिया। हम थोड़ी देर के लिए वकील साहब मिस्टर हैमंड के पास चलेंगे। आप मेरे साथ आ रहे हैं ना डॉक्टर? क्या आपको पार्कर की कहानी पर यकीन हुआ? मैंने उससे पूछा। सुनने में तो विश्वास करने लायक है। अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहा है तो लगता है कि उसे वाकई ये ख्याल था कि ब्लैकमेल का शिकार खुद एक्रॉयड था। अगर ऐसा है तो उसे मिसेस फेरर्स वाले मामले के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तब फिर कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होगा? जी हाँ, ये सवाल अभी बाकी है, कौन? लेकिन मिस्टर हैमंड से हमारी मुलाकात से हमारा एक उद्देश्य पूरा होगा। या तो पार्कर पूरी तरह शक से बाहर हो जाएगा, या फिर क्या? मैं अपनी बात को अधूरा छोड़ने की आदत का शिकार हो गया हूं। माफ कीजिएगा डॉक्टर शेपर्ड, आपको मेरी यह हरकत थोड़ी बर्दाश्त करनी होगी। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। मुझे भी कुछ कबूल करना है। मैंने गलती से उस अंगूठी के बारे में किसी को बता दिया है। कौन सी अंगूठी? वो जो आपको मछलियों वाले तालाब में मिली थी। अच्छा, कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। मुझसे बड़ी लापरवाही हो गई। अरे बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैंने आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। अगर आप चाहते तो आप उसके बारे में बताने के लिए स्वतंत्र थे। पॉयरो की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। कुछ ही देर में हम मिस्टर हैमंड के यहाँ पहुंच गए। वकील अपने दफ्तर में था और उसने अपने सूखे औपचारिक तरीके से हमारा स्वागत किया। पॉयरो ने सीधे सीधे अपनी बात शुरू कर दी। मिस्टर हैमंड, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, आप किंग्स पैडॉक की मिसेस फेरर्स का काम भी संभालते थे। ये बात सुनकर एक पल के लिए मिस्टर हैमंड की आंखों में हैरानी की एक तेज चमक कौंध गई, लेकिन मेरी नजरों से वो छुप ना सकी। जल्दी ही खुद को संयत करके उन्होंने कहा, जी हां, उनके सभी मामले हमारे हाथों में ही रहते थे। बहुत बढ़िया, पॉयरो ने कहा। अब इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बताने को कहूं, मैं चाहता हूं कि आप ये किस्सा सुन लें जो डॉक्टर शेपर्ड आपको सुनाने जा रहे हैं। क्यों दोस्त, पिछले शुक्रवार की रात को मिस्टर एक्रॉयड से आपकी जो बात हुई थी उसे यहां दोहराने में आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा, और उस अजीबोगरीब शाम का किस्सा सुनाना शुरू किया। हैमंड बहुत ध्यान से सुनता रहा। अपनी बात खत्म कर लेने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। वकील ने सोचते हुए कहा, ब्लैकमेल? आपको हैरानी हुई? पॉयरो ने पूछा। वकील ने अपना चश्मा उतारा और उसे रुमाल से पोंछा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे हैरत हुई है। कुछ समय से ऐसा ही कुछ शक मुझे भी हो रहा था। तो फिर ठीक है, हम उस जानकारी को हासिल करने की जरूरत पर आते हैं जो मुझे चाहिए। अगर कोई हमें यह बता सकता है कि उन्होंने अब तक कितनी रकम दी है तो वो सिर्फ आप हैं। मुझे इस जानकारी को देने में कोई अड़चन नजर नहीं आती, हैमंड ने कहा। पिछले साल भर के दौरान मिसेस फेरर्स ने कुछ शेयर बेचे थे और वो पैसा उनके खाते में डाल दिया गया था और उसे फिर से निवेश नहीं किया गया था। चूंकि उनकी आमदनी काफी ज्यादा थी और अपने पति के मरने के बाद वे बहुत सीधे सरल ढंग से रहती थीं, इसलिए पक्के तौर पर यही लगता है कि ये सारी रकमें किसी खास उद्देश्य से खर्च की गई थीं। मैंने एक बार उनसे इस बारे में बात की थी। तब उन्होंने कहा कि वे अपने पति के कई गरीब रिश्तेदारों की मदद करने के लिए मजबूर थीं। मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया था। अब तक मैं यही समझता था कि वो रकम किसी औरत को दी गई थी जिसका एशली फेरर्स पर किसी किस्म का कोई दावा था।
मुझे इस बात का ख्याल तो सपने में भी नहीं आया कि मिसेस फेरर्स खुद इससे जुड़ी हुई थीं। और वो रकम कितनी थी? पॉयरो ने पूछा। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से सारी रकमों को जोड़ें तो करीब 20,000 पाउंड बैठती हैं। 20,000 पाउंड एक साल में? मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा। मिसेस फेरर्स बहुत अमीर महिला थीं, पॉयरो ने सूखे लहजे में कहा, और हत्या का जुर्माना आसान नहीं होता। क्या कोई और बात है जो मैं आपको बता सकूं? हैमंड ने पूछा। जी नहीं, शुक्रिया, पॉयरो ने उठते हुए कहा। जब हम वहां से बाहर निकल गए तब पॉयरो ने मुझसे पूछा, अब पार्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या 20,000 पाउंड हाथ में पाकर वो बटलर की नौकरी पर बने रहना चाहेगा? सोचने वाली बात है। हालांकि ये भी हो सकता है कि उसने ये सारा पैसा किसी दूसरे नाम से बैंक में जमा कर दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसने हमसे सच बोला था। अगर वो बदमाश है तो बड़ा ही घटिया किस्म का बदमाश है, उसे बड़े विचार नहीं आते। तब फिर हमारे सामने संभावना बचती है रेमंड या मेजर ब्लंट। मैंने ऐतराज किया। निश्चय ही वो रेमंड नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सिर्फ 500 पाउंड की वजह से परेशानी में था। ऐसा वो कहता है। पॉयरो ने मेरी बात पर टिप्पणी की। रही बात हेक्टर ब्लंट की, तो मैं आपको मेजर ब्लंट के बारे में कुछ बताता हूं। पॉयरो ने मेरी बात काटते हुए कहा। मेरा काम है पूछताछ करना, वही मैं करता हूं। तो विरासत में मिले जिस पैसे की वो बात करता है, मैंने पता लगाया है कि उसकी रकम 20,000 पाउंड के ही करीब थी। क्या ख्याल है? मुझे इतनी जोर का धक्का लगा कि मैं बोल ही नहीं पाया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, यह असंभव है। हेक्टर ब्लंट जैसा जाना माना आदमी? पॉयरो ने कंधे उचका दिए। कौन जानता है, कम से कम वो बड़ी सोच वाला आदमी है। ये मैं मानता हूं कि मैं उसे ब्लैकमेलर के रूप में नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन एक और संभावना है जिस पर शायद आपने विचार न किया हो। वो क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। फायर प्लेस में जल रही आग मेरे दोस्त। हो सकता है आपके जाने के बाद एक्रॉयड ने खुद ही वो चिट्ठी जला दी हो, उस नीले लिफाफे के समेत। इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है, मैंने धीरे धीरे कहा। लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसा हो, उसने अपना मन बदल लिया हो। तब तक मेरा घर आ गया था और बिना पहले से सोचे अचानक मैंने पॉयरो से कहा कि वो हमारे साथ ही खाना खाए, जो भी बना हो उस समय। मैंने सोचा था इस बात से कैरोलिन खुश होगी, लेकिन औरतों को संतुष्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उस दिन लंच में हम मटन चाप खाने वाले थे। रसोई के लोगों को किसी और चीज पर निपटा दिया गया था और 3 लोगों में 2 चाप तो शर्मिंदगी ही पैदा करते। लेकिन कैरोलिन बहुत देर तक परेशान होने वालों में से नहीं है। बेमिसाल झूठ बोलने की क्षमता के बल पर उसने पॉयरो को सफाई दी कि हालांकि उसका भाई उसके खिल्ली उड़ाता था, लेकिन वो शाकाहारी भोजन ही खाती थी। उसने हरी सब्जियों और सूखे मेवों का गुणगान किया और खाने में सैंडविच और सलाद ही लिया। बाद में जब हम आग के पास बैठे सिगरेट पी रहे थे, कैरोलिन ने पॉयरो पर सीधा हमला किया। अभी तक रॉल्फ पैटन को नहीं खोज पाए आप? उसने पूछा। मैं उसको कहाँ खोजूं मिस कैरोलिन? मैंने सोचा शायद आपने उसे क्रैनचेस्टर में खोज लिया था। कैरोलिन ने अपने शब्दों में कुछ अतिरिक्त अर्थ भरते हुए कहा। पॉयरो सिर्फ भौचक्का नजर आया। क्रैनचेस्टर में? लेकिन क्रैनचेस्टर में क्यों? मैंने उसकी जानकारी बढ़ाते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि हमारे गांव के जासूसों की अच्छी खासी फौज के एक सदस्य ने आपको कल क्रैनचेस्टर वाली सड़क पर कार में देखा था। पॉयरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे वो तो दांत के डॉक्टर से मिलने गया था। मेरा दांत दर्द करता है, मैं वहां जाता हूं, मेरा दांत फौरन ठीक हो जाता है। मैं सोचता हूं लौट चलूं, दांतों का डॉक्टर कहता है नहीं, उसे निकलवाना बेहतर है। मैं बहस करता हूं, वो जिद करता है, उसी की मर्जी चलती है, और अब वो दांत कभी दर्द नहीं करेगा क्योंकि उसने उसे निकाल दिया है। कैरोलिन ऐसे बैठ गई जैसे किसी गुब्बारे में सुई चुभो दी गई हो। हम रॉल्फ पैटन के बारे में बात करने लगे। मैंने जोर देकर कहा, थोड़ा कमजोर प्रकृति का है लेकिन दुष्ट नहीं है। इससे पहले कि पॉयरो कुछ जवाब देता, अचानक कैरोलिन उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर पॉयरो,
जेम्स इस बात पर अड़ा हुआ है कि आपके ख्याल में घर के ही किसी आदमी ने हत्या की है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि आप गलत हैं। मैं गलत नहीं होना चाहूंगा, यह मेरी विशेषता नहीं है, पॉयरो ने कहा। कैरोलिन ने पॉयरो की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में कहती गई, मैंने सारे तथ्य साफ साफ जुटा लिए हैं, जेम्स से भी और दूसरों से भी। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, घर के लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के पास हत्या करने का मौका था, रॉल्फ पैटन और फ्लोरा एक्रॉयड। कैरोलिन, मैंने उसे टोकना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। सुनो जेम्स, मुझे रोको टोको मत, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूं। पार्कर उससे दरवाजे के बाहर मिला, है ना? उसने फ्लोरा के अंकल को उसे विदा देते नहीं सुना। वो उसे वहीं का वहीं मारकर आ रही हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रही कि फ्लोरा ने ही हत्या की है, मैं बस इतना कह रही हूं कि वो कर सकती थी। दरअसल क्या है कि फ्लोरा इन सारी नई उम्र की लड़कियों जैसी ही है, जिनमें अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति कोई आदर नहीं होता और उन्हें लगता है कि वे दुनिया के हर विषय पर औरों से बेहतर समझ रखती हैं। इसके बावजूद मैं पल भर को भी नहीं सोचती कि वो किसी चिड़िया के भी बच्चे को मारेगी, लेकिन हालात जो हैं सो हैं। रेमंड और मेजर ब्लंट के पास अपने समय के बारे में सबूत हैं। मिसेस एक्रॉयड के पास भी सबूत है कि वे किस समय कहाँ थीं। यहां तक कि उस मिस रसेल के पास भी है। तो फिर बचा कौन? रॉल्फ और फ्लोरा। और आप चाहे जो कहें, मैं ये कभी नहीं मान सकती कि रॉल्फ हत्यारा है। उस लड़के को हम सारी जिंदगी जानते रहे हैं। पॉयरो अपने सिगरेट से उठते हुए लहराते धुएं को देखता हुआ 1 मिनट तक खामोश रहा। आखिरकार जब उसने बात शुरू की तो उसका हाव भाव बिल्कुल अलग था। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आइए हम एक आदमी को देखें, बेहद मामूली आदमी को। ऐसा आदमी जिसके दिल में हत्या का कोई इरादा नहीं है। उसके अंदर कहीं कमजोरी का एक रेशा है, गहरे में कहीं अंदर। वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, शायद कभी होगा भी नहीं, और ऐसा हुआ तो वो जीवन के अंत में सबकी प्रशंसा और आदर के पात्र के रूप में कब्र में दफन होगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि कुछ होता है, वो मुश्किल में फंस जाता है, या शायद ये भी नहीं होता, वो संयोग से किसी रहस्य को जान लेता है। ऐसा रहस्य जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। उसकी पहली भावना होगी कि वो बोल पड़े, एक ईमानदार नागरिक के अपने कर्तव्य को पूरा करे, और तब वो कमजोरी का रेशा जो उसके अंदर था वो अपना असर दिखाता है। यहाँ पैसे हासिल करने का मौका है, बहुत सारे पैसे हासिल करने का। वो पैसा चाहता है, उसे पैसे की जरूरत है, और ये कितना आसान है। उसे इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चुप रहना है। ये शुरुआत है। पैसों की इच्छा बढ़ती है, उसे और पैसा चाहिए, और पैसा और पैसा। उसे सोने की उस खदान का नशा हो गया है जो उसके पैरों के पास अपने आप ही खुल गई है। उसके मन में लालच जाग उठता है, और अपने लालच के चलते वो जरूरत से ज्यादा आगे तक हाथ बढ़ा देता है। आदमी को तो जहां तक किसी का जी चाहे दबाया जा सकता है, लेकिन औरत के मामले में ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि औरत के दिल में सच बोलने की बहुत इच्छा होती है। कितने पति जिन्होंने अपनी पत्नियों को धोखा दिया है, आखिरी सांस तक अपने राज को सीने में दबाए गुजर जाते हैं। कितनी पत्नियां जिन्होंने अपने पतियों को धोखा दिया है, असलियत को उन्हीं पतियों के चेहरे पर मारकर अपनी जिंदगियां नष्ट कर लेती हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दबाया गया होता है। बिना सोचे समझे किसी कमजोर पल में वे सुरक्षा को त्याग कर उठ खड़ी होती हैं और खुद को पल भर के लिए भारी संतोष देते हुए सच्चाई को सबके सामने घोषित कर देती हैं। यही मेरे ख्याल से इस मामले में हुआ। तनाव बहुत ज्यादा था, और यहीं वो कहावत भी आती है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काट देना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस आदमी की बात हम कर रहे हैं, उसका भंडा फूटने वाला था, और अब वो साल भर पहले जैसा आदमी नहीं रह गया है। उसकी नैतिक भावना चीर चीर हो चुकी है। वो हताश है, एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा है, और अब वो कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है, क्योंकि राज के खुल जाने में उसकी तबाही होना लाजमी है। और तब कटार का वो वार होता है। हो सकता है बाद में वो फिर पहले जैसा ही हो जाए, सामान्य, दयालु, लेकिन अगर फिर जरूरत होगी तो एक बार फिर वो वार करेगा।
इतना कहकर पॉयरो खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कमरे में कोई जादू कर दिया हो। मैं उस असर को बयान नहीं कर सकता जो उसके शब्दों ने पैदा किया था। कुछ पल बाद आखिरकार कैरोलिन ने खुद को उस जादू से मुक्त किया। वो बोली, आप रॉल्फ पैटन की बात कर रहे हैं। हो सकता है आप ठीक हों, हो सकता है आप ना हों, लेकिन आपको किसी भी आदमी को उसकी बात सुने बिना दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। तभी टेलीफोन की घंटी की तीखी आवाज आई। मैं हॉल में गया और मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। क्या? हाँ, डॉक्टर शेपर्ड बोल रहा हूं। 1-2 मिनट मैं सुनता रहा, फिर रिसीवर को वापस रखकर मैं ड्राइंग रूम में चला गया। मिस्टर पॉयरो, उन्होंने एक आदमी को लिवरपूल में हिरासत में लिया है। उसका नाम चार्ल्स केंट है और उनका विश्वास है कि उस रात फर्नली आने वाला अजनबी वही था। पुलिस चाहती है कि मैं फौरन लिवरपूल जाकर उसकी शिनाख्त करूं। अध्याय 18। आधा घंटा बाद पॉयरो, मैं और इंस्पेक्टर रेगलान रेलगाड़ी में बैठे लिवरपूल जा रहे थे। इंस्पेक्टर साफ तौर पर बहुत उत्तेजित था। उसने खुशी के मारे फूला ना समाते हुए कहा, हो सकता है हमें और कुछ नहीं तो इस मामले के ब्लैकमेल वाले हिस्से पर कोई जानकारी मिल जाए। फोन पर मैंने जो सुना है उसके हिसाब से वो काफी तेज तर्रार आदमी है, कोकीन वगैरह भी लेता है। जो हम उससे जानना चाहते हैं उसे हासिल करना हमारे लिए आसान होना चाहिए। अगर नियत या उद्देश्य की परछाई भी हुई तो संभावना यही है कि इसी ने मिस्टर एक्रॉयड का खून किया है। लेकिन उस हालत में पैटर्न क्यों नहीं सामने आ रहा? पूरा मामला गड़मड़ ही है। अरे हाँ मिस्टर पॉयरो, उंगलियों के उन निशानों के बारे में आप सही कह रहे थे। वे मिस्टर एक्रॉयड के ही थे। मुझे खुद भी यह ख्याल आया था, लेकिन मैंने ये सोचकर उसे खारिज कर दिया था कि यह संभव नहीं हो सकता। मैं मन ही मन मुस्कुराया। साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर अपनी कमजोरी को छिपा रहा था। पॉयरो ने उससे कहा, इस आदमी के बारे में बताइए। इसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है ना? जी नहीं, सिर्फ संदेह में हिरासत में लिया गया है। और वो अपने बारे में बताता क्या है? बहुत कम, इंस्पेक्टर ने दांत दिखाते हुए कहा। वो बड़ा होशियार पंछी है, काफी गाली गलौज करता है, लेकिन ज्यादा कुछ बोलता नहीं। लिवरपूल पहुंचने पर मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि पॉयरो को वहां हाथों हाथ लिया गया। सुपरिंटेंडेंट हेज जो वहां हमें मिले, वे बरसों पहले पॉयरो के साथ कुछ मामलों पर काम कर चुके थे और उसकी शक्तियों के बारे में काफी अच्छी राय रखते थे। उन्होंने उल्लास से कहा, अब मिस्टर पॉयरो यहां आ गए हैं तो बहुत देर नहीं लगेगी। मैंने तो सोचा था कि आप रिटायर हो गए होंगे सर। हो गया था हेज, हो गया था, लेकिन रिटायर होने के बाद कितनी मुश्किल होती है, कितनी नीरसता से एक के बाद दूसरा दिन आता है। मैं बहुत बोर हो गया। मैं समझ सकता हूं। तो आप हमारी इस खोज पर एक नजर डालने आए हैं। और क्या ये डॉक्टर शेपर्ड हैं? क्या आप उसे पहचान सकेंगे सर? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, मैंने संदेह भरे स्वर में कहा। आपने इसे पकड़ा कैसे? पॉयरो ने पूछा। इसका हुलिया जारी किया गया था, प्रेस में भी और निजी तौर पर भी, इसीलिए इसे ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। इस आदमी का लहजा अमरीकी है और ये उस रात किंग्स एबट में होने से इनकार भी नहीं करता। बस बार बार यही पूछता है कि हमारा इससे क्या लेना देना है, और किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो हमें अंदर करवा देगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी उसे देख लूं? पॉयरो ने पूछा। यह भी भला कोई पूछने वाली बात है सर, सुपरिटेंडेंट ने कहा। आपको यहां देखकर मैं कितना खुश हूं मैं बता नहीं सकता। आप जो करना चाहें आपको उसकी इजाजत है। स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर जैप उस दिन आपके बारे में पूछ रहे थे। वे बता रहे थे कि आप गैर सरकारी तौर पर इस मामले से जुड़े हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर कि कैप्टन पैटर्न कहां छुपे हैं? मुझे शक है कि ऐसा करना इस समय बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, पॉयरो ने अपने नपे तुले अंदाज में कहा, और मैंने मुस्कुराने से खुद को रोकने के लिए अपना होठ दांतों में दबा लिया। ये छोटा सा जासूस वाकई एक चीज था। कुछ और गपशप के बाद हमें कैदी से पूछताछ के लिए ले जाया गया। वो जवान लड़का था, 22-23 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा। लंबा, दुबला पतला, जिसके हाथ हल्के से कांपते थे
और उसकी काठी से पता चलता था कि उसमें काफी शारीरिक बल होगा, जो किसी हद तक अब तबाही के कगार पर था। उसके बालों का रंग गहरा, लेकिन आंखें नीली और अस्थिर थीं। वे कभी आंखों में सीधे नहीं देखती थीं। मैंने बराबर ये भ्रम पाला हुआ था कि उस रात मैं जिससे मिला था उसमें कुछ ऐसा था जो जाना पहचाना था। लेकिन अगर ये वही आदमी था तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। ये आदमी मुझे किसी भी परिचित व्यक्ति की याद नहीं दिलाता था। सुपरिटेंडेंट ने उससे कहा, सुनो केंट, खड़े हो जाओ। यहां कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलने आए हैं। इनमें से किसी को पहचानते हो? केंट ने गुस्से से हमें घूरा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी निगाह को हम तीनों के चेहरों से होते हुए अपने चेहरे पर आकर टिकते देखा। हेज ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मैंने कहा, कद तो वही है, और जहां तक आम हुलिये का सवाल है, ये वो आदमी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी बात सुनकर केंट अचानक बोल पड़ा, इस सब का क्या मतलब है? क्या है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? चलो बताओ तो जरा, मैंने किया क्या है? मैंने अपना सिर हिला दिया। ये वही आदमी है, मैं इसकी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं। मेरी आवाज पहचानते हो? कहां सुनी थी मेरी आवाज इससे पहले? पिछले शुक्रवार की शाम को फर्नली पार्क के फाटक के बाहर तुमने मुझसे वहां का रास्ता पूछा था। मैंने पूछा था? सचमुच? क्या तुम कबूल करते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं कुछ भी कबूल नहीं करता, तब तक नहीं जब तक ये पता न चले कि आप मेरे खिलाफ कर क्या रहे हैं। क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में अखबार नहीं पढ़े हैं? पॉयरो ने पहली बार उस आदमी से पूछा। उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, तो ये मामला है। मैंने पढ़ा था कि एक बुढ़े को फर्नली में ठिकाने लगा दिया गया, तो अब तुम इस कोशिश में हो कि उसको मेरे ऊपर थोप दो। और वो इसलिए क्योंकि तुम उस रात वहां पर मौजूद थे, पॉयरो ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें कैसे मालूम है मिस्टर? ऐसे। पॉयरो ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। ये बत्तख के पंख की वही डंडी थी जो समर हाउस में हमें मिली थी। उसे देखते ही आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपना हाथ आगे को बढ़ाया। कोकीन, पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मेरे दोस्त, ये खाली है। ये वहीं पड़ी थी जहां समर हाउस में उस रात तुमने इसे गिराया था। चार्ल्स केंट ने उसकी तरफ अनिश्चय के भाव से देखा। लगता है तुम हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो, विदेशी मुर्गे। शायद तुम्हें याद हो, अखबार में लिखा था कि वो बुढ़ा 9:45 और 10 के बीच ऊपर रवाना किया गया था। हाँ, ये सही है, पॉयरो ने कहा। क्या सचमुच ऐसा है? यही मैं जानना चाहता हूं। ये सज्जन तुम्हें बताएंगे, पॉयरो ने कहा और इंस्पेक्टर रेगलान की तरफ इशारा किया। वो हिचकिचाया। उसने सुपरिटेंडेंट की तरफ देखा और फिर पॉयरो की तरफ, फिर मानो निगाहों में ही मंजूरी पाकर कहा, यह बिल्कुल ठीक है। 9:45 और 10 बजे के बीच ही ये हुआ था। फिर तुम्हारे पास मुझे यहां रोके रखने के लिए कुछ नहीं है। मैं 9:25 तक फर्नली पार्क से जा चुका था। तुम डॉग एंड विसल नाम के उस शराबखाने पर पूछ सकते हो जो क्रेंचेस्टर रोड पर फर्नली पार्क से मील भर की दूरी पर है। वहां मेरी कुछ लड़ाई हो गई थी। उस समय करीब 9:45 का वक्त रहा होगा। अब बोलो। इंस्पेक्टर रेगलान ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा, फिर बोला, इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी। अगर तुमने सच कहा है तो तुम्हें शिकायत करने की कोई वजह नहीं रहेगी। वैसे तुम फर्नली पार्क में कर क्या रहे थे? किसी से मिलने वहां गया था। किससे? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम जरा कायदे से बात करो, समझे? सुपरिटेंडेंट ने उसे चेतावनी दी। भाड़ में गया कायदा। मैं वहां अपने काम से गया था और इससे ज्यादा किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैं हत्या किए जाने से पहले वहां से चला आया था तो पुलिस वालों को इससे ज्यादा किसी बात से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम चार्ल्स केंट है ना? पॉयरो ने कहा। तुम कहां पैदा हुए थे? उस आदमी ने पॉयरो को ऐसे घूरा मानो वो चिड़ियाघर से छूट कर आया हो। मैं पूरी तरह यहीं का आदमी हूं, फिर वो बोला। पॉयरो ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम केंट में पैदा हुए थे। ऐसा क्यों? नाम की वजह से? इसका उससे क्या मतलब है? क्या हर वो आदमी जिसका नाम केंट है वो केंट में ही पैदा हुआ होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन किन्हीं खास हालात में मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है। किन्हीं बहुत ही खास हालात में, समझे?
पॉयरो ने बड़े ही अर्थपूर्ण अंदाज में कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि पुलिस के दोनों अफसर चकित रह गए। और जहां तक चार्ल्स केंट का सवाल था, उसके चेहरे का रंग एकदम सुर्ख हो गया और पल भर के लिए मुझे लगा कि वो शायद पॉयरो पर हमला कर बैठेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और हंसकर दूसरी तरफ घूम गया। पॉयरो ने सिर हिलाकर जता दिया कि वो संतुष्ट था और फिर दरवाजे से बाहर चला गया। जल्दी ही दोनों पुलिस अधिकारी भी उससे आ मिले। इंस्पेक्टर रेगलान ने कहा, हम उसके बयान की जांच कर लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे सच सच बताना ही होगा कि वो फर्नली में क्या कर रहा था। मुझे लगता है कि हमें अपना ब्लैकमेलर तो मिल ही गया था। दूसरी तरफ उसकी कहानी सही हो तो हत्या से उसका कुछ लेना देना नहीं हो सकता था। जब उसे पकड़ा गया उसके पास 10 पाउंड थे। ये अच्छी खासी रकम थी। मेरा ख्याल है वे 40 पाउंड इसी को गए होंगे। नंबर तो नहीं मिल रहे थे, पर उसने पहला काम नोटों को बदलने का ही किया होगा। मिस्टर एक्रॉयड ने उसे पैसे दिए होंगे और वो जितनी जल्दी हो सका होगा वहां से चंपत हो गया होगा। और वो आप क्या कह रहे थे कि वो केंट में पैदा हुआ है, उसका इस बात से क्या मतलब? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, पॉयरो ने नरमी से कहा। बस एक छोटा सा ख्याल था मेरा, और कुछ नहीं। मैं अपने इन छोटे छोटे ख्यालों के लिए मशहूर हूं। अच्छा, सचमुच? रेगलान ने चकराए भाव से पॉयरो को देखते हुए कहा। सुपरिटेंडेंट ठहाका मारकर हंस पड़े। कितनी बार मैंने इंस्पेक्टर जैप को यह कहते सुना है, मिस्टर पॉयरो और उनके छोटे छोटे ख्याल मेरे लिए बहुत अजीबो गरीब हैं, लेकिन उनमें हमेशा कुछ ना कुछ छिपा रहता है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़े लोग कभी कभी एकदम आखिर में हंसते हैं, जब जवान अक्लमंद लोग बिल्कुल नहीं हंसते। फिर वो अपने सिर को ज्ञानियों की तरह हिलाते हुए बाहर सड़क की तरफ चल दिया। हम दोनों ने एक होटल में लंच किया। अब मैं जानता हूं कि उस वक्त पूरा मामला उसके सामने साफ साफ सुलझा पड़ा था। उसे वो आखिरी सूत्र मिल गया था जो उसे सच्चाई तक ले जाए। लेकिन उस समय मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैं उसके आम आत्मविश्वास को बढ़ाकर आंक रहा था और ये मानकर चल रहा था कि जो चीजें मेरे दिमाग को चकरा रही थीं वे उसे भी चकरा रही होंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी पहेली ये थी कि वो आदमी चार्ल्स केंट फर्नली में कर क्या रहा होगा। मैं बार बार ये सवाल खुद से करता और कोई संतोषजनक जवाब नहीं पाता। आखिरकार मैंने पॉयरो से एक सवाल पूछा। उसका जवाब फौरन आया। मेरे मित्र, मेरा ख्याल नहीं है, मैं पक्के तौर पर जानता हूं। क्या सचमुच? मैंने अविश्वास भरे स्वर में कहा। हाँ, सचमुच। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि वो उस रात फर्नली इसलिए गया क्योंकि उसका जन्म केंट में हुआ था। मैं अजीब तरीके से पॉयरो को घूरता रहा। फिर मैंने रूखे लहजे में कहा, इस बात का कोई मतलब निकलता मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। ओ, कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी मेरा छोटा सा ख्याल है, पॉयरो ने हमदर्दी से कहा और चुप हो गया। अध्याय 19। अगली सुबह अपने राउंड से लौटते समय मुझे इंस्पेक्टर रेगलान ने आवाज दी। मैंने कार रोकी तो इंस्पेक्टर खिड़की के पास आ गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेपर्ड, उसने कहा। वो बयान तो ठीक निकला? चार्ल्स केंट का? जी हां, चार्ल्स केंट का। डॉग एंड विसल में काम करने वाली लड़की सैली जोन्स को वो पूरी तरह याद है। उसने 5 फोटोज में से केंट का फोटो फौरन छांट लिया। 9:45 बजे थे जब वो बार में आया और डॉग एंड विसल फर्नली पार्क से 1 मील से भी ज्यादा दूर है। उस लड़की ने बताया कि केंट के पास काफी पैसे थे। उसने उसे अपनी जेब से काफी सारे नोट निकालते देखा था। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई ये देखते हुए कि वो किस तबके का आदमी था। फटेहाल जूतों वाला। वे 40 पाउंड वहीं गए थे, ये बात पक्की है। फर्नली आने के बारे में वो अब भी कुछ बताने से इनकार कर रहा है? मैंने पूछा। अजी एकदम अड़ियल टट्टू है। मैंने आज सुबह लिवरपूल में हेज से बात की थी। क्या आपको मालूम है, हरक्यूल पॉयरो कहता है कि उसे मालूम है केंट उस रात फर्नली क्यों गया था। मैंने कहा। वो ऐसा कहता है? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। हां, मैंने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। वो कहता है वो इसलिए वहां गया क्योंकि वो केंट में पैदा हुआ था।
मुझे अपनी परेशानी इंस्पेक्टर के कंधों पर डालने में एक खास तरह का मजा आया। रेगलान कुछ पलों तक मेरी तरफ अनिश्चय के भाव से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने अपने माथे को उंगली से ठकठकाया। फिर वो बोला, उसका पेच ढीला हो गया है। मैं कुछ समय से यही सोच रहा हूं, बेचारा, इसीलिए शायद वो सब छोड़कर यहां आया होगा। मुझे लगता है ये खानदानी बीमारी है। उसका एक भतीजा भी है, वो भी काफी खिसका हुआ है। पॉयरो का? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, क्या उसने कभी आपसे उसका जिक्र नहीं किया? काफी दब्बू सा और सीधा सा है वो लड़का, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वो पागल है। आपको ये बात किसने बताई? मैंने पूछा। एक बार फिर इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपकी बहन ने मुझे ये सारी कहानी बताई। सचमुच कैरोलीन गजब की औरत है। जब तक वो हर किसी के सारे पारिवारिक भेद ना जान ले, वो चैन नहीं लेती। दुर्भाग्य से मैं उसे कभी इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाया कि वो इन जानकारियों को अपने तक ही रखने की भलमनसाहत दिखाए। मैंने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए बैठिए इंस्पेक्टर, चलिए हम अपने जासूस मित्र को ताज़ा खबरें सुनाते हैं। चलिए, कोई हर्ज तो है नहीं। आखिरकार अगर वो थोड़ा खिसका हुआ भी है तो भी उसने उंगलियों के उन निशानों के बारे में मुझे बड़े काम की बात बताई थी। पता नहीं केंट को लेकर उसे कौन सी सनक सवार है, लेकिन क्या पता उसके पीछे भी कुछ काम की बात निकल आए, इंस्पेक्टर ने कहा। जब हम पॉयरो के यहां पहुंचे तो उसने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। जो जानकारी हम लाए थे उसे उसने बीच बीच में सिर हिलाते हुए सुना। इंस्पेक्टर ने कुछ खिन्न सी आवाज में कहा, ठीक ही लगता है। क्यों? कोई आदमी एक जगह किसी का खून कैसे कर सकता है जब वो मील भर दूर किसी दूसरी जगह पर बार में पी पिला रहा हो? क्या आप उसे रिहा करने जा रहे हैं? पॉयरो ने पूछा। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हम उसे धोखे से पैसे ऐंठने के लिए पकड़े नहीं रख सकते। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। पॉयरो कुछ पल अजीब तरीके से इंस्पेक्टर को घूरता रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उस आदमी को अभी नहीं छोड़ता। क्या मतलब? रेगलान ने उसे घूर कर देखा। वही जो मैं कह रहा हूं, मैं उसे अभी रिहा नहीं करता। क्या आपको यह लग रहा है कि हत्या से उसका कोई संबंध है? नहीं, शायद नहीं, लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने अभी अभी तो आपको बताया कि वो वहां से कितनी दूर था। हाँ हाँ, मैंने सुना। मैं बहरा नहीं हूं और ना ही पागल हूं, ईश्वर की कृपा से। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप मामले को गलत जगह से देख रहे हैं। इंस्पेक्टर चुपचाप पॉयरो को घूरता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता आप ये किस आधार पर कह रहे हैं। जरा देखिए, हम जानते हैं कि मिस्टर एक्रॉयड 9:45 बजे जिंदा थे। ये तो आप मानते हैं ना? मैं ऐसा कुछ नहीं मानता जो साबित ना हुआ हो। खैर, हमारे पास उसके लिए काफी सबूत हैं। हमारे पास मिस फ्लोरा एक्रॉयड की गवाही है। ये कि उन्होंने अपने अंकल को गुड नाइट कहा, पॉयरो ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। मैं कभी आंखें बंद करके उस बात पर विश्वास नहीं करता जो एक जवान लड़की मुझसे कहती है, और अगर वो सुंदर और प्यारी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पार्कर ने उसे दरवाजे से निकलते देखा था। अचानक पॉयरो की आवाज तीखी हो गई। जी नहीं, यही तो उसने नहीं देखा। मैंने अभी उस दिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके अपनी तसल्ली कर ली थी। याद है डॉक्टर? पार्कर ने उसे दरवाजे के बाहर देखा था, दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखे हुए। उसने उसे कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा था। लेकिन वो और कहां रही होगी? शायद सीढ़ियों पर। सीढ़ियों पर? हां, ये मेरा छोटा सा ख्याल है, पॉयरो ने कहा। लेकिन वे सीढ़ियां तो मिस्टर एक्रॉयड के सोने के कमरे की तरफ जाती हैं। हां, जाती हैं। इंस्पेक्टर चुपचाप पॉयरो को देखता रहा, फिर उसने कहा, आपका ख्याल है वो अपने अंकल के सोने के कमरे में गई थी। खैर, हो तो सकता है, लेकिन वो उसके बारे में झूठ क्यों बोलेगी? बिल्कुल, यही तो सवाल है। ये इस पर निर्भर है कि वो वहां कर क्या रही थी। आपका मतलब है वो पैसे? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि वे 40 पाउंड मिस एक्रॉयड ने लिए थे?
मैं कुछ भी नहीं कह रहा, पॉयरो ने कहा, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि उन माँ बेटी के लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। उन्हें बिलों का भुगतान करना था। छोटी छोटी रकमों को लेकर लगातार परेशानी होती रहती थी। रॉजर एक्रॉयड पैसों के मामले में थोड़ा अजीब था। हो सकता है वो लड़की बहुत छोटी सी रकम के बारे में बेहद परेशान हो। आप खुद ही सोचिए तब क्या होगा। उसने पैसे उठा लिए हैं, वो सीढ़ियां उतर रही है। जब वो आधी सीढ़ियां उतर चुकी है तब उसे हॉल से गिलासों की खनखन की आवाज सुनाई देती है। उसे कोई शक नहीं है कि वो क्या है। पार्कर स्टडी की तरफ आ रहा है। हर हाल में उसे सीढ़ियों पर नहीं पाया जाना है। पार्कर इस बात को भूलेगा नहीं, वो इसे अजीब समझेगा। अगर उस पैसे की खोज शुरू होगी तो पार्कर को याद रहेगा कि उसने उसे सीढ़ियों से उतरते देखा था। उसके पास बस इतना वक्त है कि वो स्टडी के दरवाजे तक पहुंच जाए, अपना हाथ उसके हत्थे पर यूं रख दे मानो वो अभी अभी अंदर से बाहर आई है। जब पार्कर हॉल से अंदर आता है तो वो जो पहली बात उसके दिमाग में आती है वो कह देती है। उसी शाम कुछ समय पहले का रॉजर एक्रॉयड का आदेश कि कोई उसे तंग ना करे, और फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। पॉयरो की इतनी बात सुनने के बाद भी इंस्पेक्टर अपनी बात पर डटा रहा। हाँ, लेकिन बाद में उसे सच कहने की जरूरत का अंदाजा तो हुआ ही होगा। सारा मामला इसी पर तो टिका हुआ है, पॉयरो ने दो टूक शब्दों में कहा। बाद में मिस फ्लोरा के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया होगा। उसे सिर्फ ये बताया गया है कि पुलिस आई है और घर में चोरी हुई है। स्वाभाविक रूप से वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि पैसों की चोरी पकड़ी गई है। उसका एक ही विचार है, अपनी बात पर टिके रहना। जब उसे ये पता चलता है कि असल में उसके अंकल की मौत हो गई है तब वो बुरी तरह घबरा जाती है। आजकल जवान लड़कियां इतनी जल्दी बेहोश नहीं होती जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो। ये है मामला। अब या तो वो अपने बयान पर टिकी रहे या फिर सब कुछ स्वीकार कर ले, और एक जवान और खूबसूरत लड़की ये स्वीकार करना कभी पसंद नहीं करेगी कि वो चोर है, खास तौर पर उनके सामने जिनका सम्मान वो खोना नहीं चाहती। रेगलान ने धमाके से अपनी मुट्ठी मेज पर मारी, फिर बोला, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। ये विश्वास करने लायक ही नहीं है। और आपको ये सब हमेशा से मालूम था? पॉयरो ने स्वीकार किया। ये संभावना तो शुरू से ही मेरे दिमाग में रही है। मुझे हमेशा से ही ये अंदेशा था कि मिस फ्लोरा हमसे कुछ छिपा रही हैं। अपनी तसल्ली के लिए मैंने वो छोटा सा प्रयोग किया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डॉक्टर शेपर्ड भी मेरे साथ गए थे। मैंने कड़वे स्वर में कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि पार्कर की परीक्षा हो रही है। मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि मैंने उस समय आपसे कहा था, कुछ तो कहना ही था, पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा। इंस्पेक्टर उठा और बोला, इसका एक ही उपाय है। हमें इस युवती से तत्काल निपटना चाहिए। आप मेरे साथ फर्नली चलेंगे मिस्टर पॉयरो? जरूर, डॉक्टर शेपर्ड हमें अपनी कार में ले चलेंगे। मैं भी राजी हो गया। मिस एक्रॉयड के बारे में पूछने पर हमें बिलियर्ड रूम में ले जाया गया। फ्लोरा और मेजर हेक्टर ब्लंट खिड़की के पास रखी लंबी बेंच पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस एक्रॉयड, क्या हम आपसे 2-4 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? ब्लंट फौरन उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फ्लोरा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? मेजर ब्लंट, आप मत जाइए, ये तो रह सकते हैं ना? उसने इंस्पेक्टर से पूछा। उसने सूखे स्वर में कहा, जैसा आप पसंद करें। मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं मिस फ्लोरा, लेकिन ये काम मैं अकेले में करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आप भी यही पसंद करेंगी। फ्लोरा ने इंस्पेक्टर पर एक तीखी नजर डाली, फिर वो मुड़ी और ब्लंट से बोली, मैं चाहती हूं कि आप रहें प्लीज। मैं सच कह रही हूं। जो भी इंस्पेक्टर को मुझसे कहना है, मैं चाहती हूं आप भी उसे सुने। रेगलान ने कंधे उचका दिए। आपकी यही मर्जी है तो ऐसा ही सही। अब मिस एक्रॉयड, मुझे ये कहना है कि मिस्टर पॉयरो ने मेरे सामने अपनी एक धारणा रखी है। उनका कहना है कि पिछले शुक्रवार की रात को आप स्टडी में बिल्कुल थी ही नहीं। आप मिस्टर एक्रॉयड को गुड नाइट कहने के लिए उनसे मिली ही नहीं, और स्टडी की बजाय आप उन सीढ़ियों पर थीं जो आपके अंकल के सोने के कमरे से उतरती हैं जब आपने पार्कर को हॉल पार करके आते हुए सुना। फ्लोरा की निगाहें पॉयरो की तरफ गईं। उसने फ्लोरा को देखकर सिर हिलाया। देखिए मैम, अभी उस दिन जब हम सब मेज के चारों तरफ बैठे थे
मैंने आपसे विनती की थी कि मुझे खुलकर सब कुछ बता दीजिए। जो बात कोई अंकल पॉयरो को नहीं बताता उसे वो खोज निकालता है। ऐसा ही हुआ था ना? मैं इसे तुम्हारे लिए आसान बना देता हूँ। वो पैसा तुम्ही ने लिया था। मैं ठीक कह रहा हूं ना? पैसा? ब्लंट ने तीखे स्वर में कहा। करीब 1 मिनट के लिए वहां खामोशी छाई रही। फिर फ्लोरा ने खुद को संयत किया और कहा, मिस्टर पॉयरो ठीक कह रहे हैं। मैंने ही वो पैसे लिए थे। मैंने उन्हें चुराया था। मैं चोर हूं। हाँ, एक मामूली गंदी छोटी सी चोर। अब पता चल गया ना आपको? मुझे खुशी है ये सब बाहर आ गया। ये पिछले कुछ दिन बहुत ही बुरा सपना रहे हैं। कहते कहते वो अचानक बैठ गई और उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। फिर भारी आवाज में बोली, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी जिंदगी कैसी रही है। हमेशा चीज़ों को पाने की इच्छा, उनके लिए चालबाजी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, उधार लेना, पैसे चुकाने का वादा करना। जब मैं उस सब के बारे में सोचती हूँ मुझे अपने से नफरत होने लगती है। यही बात थी जो हम दोनों को साथ लाई थी, रॉल्फ को और मुझे। हम दोनों ही कमज़ोर थे। मैं उसे समझती थी और उसे मुझ पर अफसोस होता था क्योंकि अंदर से मैं भी वैसे ही हूँ। हम दोनों ही अकेले अपने बल पर खड़े होने लायक नहीं हैं। हम कमज़ोर, दुखी, घिनौने लोग हैं। उसने ब्लंट की तरफ देखा और अचानक अपना पैर पटका। आप मेरी तरफ इस तरह कैसे देख रहे हैं मानो आपको विश्वास न हो रहा हो। मैं चोर हो सकती हूँ लेकिन किसी भी हाल में मैं अब असली हूँ। अब मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं उस तरह की लड़की होने का दिखावा नहीं कर रही जिसे आप पसंद करते हैं, जवान और अबोध और सीधी सादी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप फिर कभी मुझे देखना चाहें या नहीं। मुझे खुद से चिढ़ है, नफरत है। लेकिन आपको एक बात माननी होगी कि अगर सच बोलने से रॉल्फ का कुछ भला होता तो मैंने सब मान लिया होता। लेकिन मैंने बराबर यही देखा कि इससे रॉल्फ का कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि इससे मामला और भी उसके खिलाफ हो जाएगा। मैं अपने झूठ पर टिके रहकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर वो इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ी। मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ। मैं पैसे के बारे में बेहद परेशान थी। उस शाम खाने के बाद मैंने अंकल को नहीं देखा। जहाँ तक पैसे का सवाल है, आप जो भी कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं। जैसा अब है इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। अचानक वो फिर चुप हो गई, अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपाकर कमरे से बाहर भाग गई। तभी ब्लंट आगे आया और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर रेगलान, वो पैसा मिस्टर एक्रॉयड ने मुझे एक खास काम से दिया था। मिस एक्रॉयड ने उसे कभी छुआ भी नहीं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही है कि कैप्टन पैटन को बचा सके। सच वही है जो मैंने कहा है और मैं गवाहों के कटघरे में जाकर शपथ लेने को भी तैयार हूं। फिर वो झटके से झुका और मुड़कर कमरे के बाहर चला गया। पॉयरो बिजली की तरह उसके पीछे लपका। उसने ब्लंट को हॉल में जा पकड़ा। मेजर, एक मिनट रुकिए। जी कहिए। ब्लंट काफी अधीर दिख रहा था। वो त्योरियां चढ़ाए पॉयरो को देखता रहा। पॉयरो ने जल्दी जल्दी कहा, बात यह है मैं आपकी इस कल्पना से धोखा खाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई तो यही है कि मिस फ्लोरा ने ही वे पैसे लिए थे। फिर भी जो आपने कहा वो एक अच्छी कल्पना है, मुझे अच्छी लगी। जो आपने वहां किया वो अच्छा काम था। आप तेजी से सोचने और काम करने वाले आदमी हैं। मुझे आपकी राय जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, शुक्रिया, ब्लंट ने सर्द लहजे में कहा। वो एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए कसमसाया, लेकिन पॉयरो ने उसे रोकने के लिए उसकी बाह पर हाथ रख दिया। लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। मुझे और भी कुछ कहना है। उस दिन मैंने छिपाने के बारे में बात की थी। मैं लगातार वो देखता रहा हूं जो आप मुझसे छिपाते रहे हैं मेजर। मिस फ्लोरा, आप उसे तहे दिल से प्यार करते हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जब से आपने उसे देखा है तब से आप उसके प्यार में पागल हैं। इन बातों को कहने से हिचकने की कोई जरूरत नहीं। इंग्लैंड में आदमी प्यार का जिक्र करते हुए उसे कोई शर्मनाक राज क्यों माने? आप मिस फ्लोरा से प्यार करते हैं और इस सच्चाई को सारी दुनिया से छिपाए रखने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हरक्यूल पॉयरो की सलाह मानिए, इस बात को मिस फ्लोरा से मत छिपाइए। क्या मतलब है आपका? मेजर ब्लंट ने पूछा। आपको ये लगता है मेजर
कि वो रॉल्फ से प्यार करती है, लेकिन मैं हरक्यूल पॉयरो आपको बताता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लोरा ने कैप्टन पैटन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो अपने अंकल को खुश करना चाहती थी, और इसलिए भी कि इस शादी से उसको उस जिंदगी से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था जो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो कैप्टन को पसंद करती थी और दोनों के बीच काफी समझदारी और हमदर्दी भी थी, लेकिन प्रेम बिल्कुल नहीं। मिस फ्लोरा कैप्टन पैटन से प्यार नहीं करती। आपका मतलब क्या है आखिर? ब्लंट ने पूछा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। आप बिल्कुल अंधे रहे हैं मेजर। वो वफादार है, वो छोटी सी लड़की। रॉल्फ पैटन मुसीबत में है तो उसकी वफादारी का तकाजा ये है कि वो कैप्टन का साथ निभाए। उन दोनों की ये बातचीत सुनते हुए मुझे लगा कि उस अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी कुछ कहना चाहिए। मैंने उत्साह दिलाते हुए कहा, जी हाँ, मेरी बहन ने अभी उस रात मुझे बताया था कि फ्लोरा को रॉल्फ पैटन की रत्ती भर भी परवाह नहीं रही और कभी होगी भी नहीं। इन मामलों में मेरी बहन हमेशा सही साबित होती है। ब्लंट ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और पॉयरो से बोला, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है? अगर आपको मुझ पर शक है तो खुद उसी से पूछ लीजिए। मेरा ख्याल है कि मिस फ्लोरा बगीचे में गई हैं। ब्लंट ने आभार भरी नजरों से पॉयरो की तरफ देखा और उसके हाथ को कसकर अपने हाथ में पकड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बगल के दरवाजे की तरफ गया और वहां से होता हुआ बाग में चला गया। अध्याय 20। इंस्पेक्टर रैगलान को भारी धक्का लगा था। उसने ब्लंट के बहादुराना झूठ से धोखा नहीं खाया था, वैसे ही जैसे हमने भी नहीं खाया था। गांव वापस आते समय रास्ते भर उसकी शिकायतें रह रहकर सुनाई देती रहीं। इससे तो सब कुछ बदल गया। हाँ, मैं नहीं जानता कि आपको इसका एहसास हुआ है या नहीं मिस्टर पॉयरो। अब दूसरी जगह होने के वो सारे सबूत जो लोगों ने दिए सब के सब बेकार हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। अब ये पता करना होगा कि 9:30 बजे के बाद सब लोग क्या कर रहे थे। 9:30, यही वो समय है जिसे अब हमें पकड़े रहना है। आप उस आदमी केंट के बारे में बिल्कुल सही थे। हम उसे अभी कुछ समय तक रिहा नहीं करेंगे। देखूं जरा, 9:45 बजे वो डॉग एंड विसल पर था। अगर वो दौड़ा हो तो 15 मिनट में वहां पहुंच सकता था। यह भी हो सकता है कि मिस्टर रेमंड ने मिस्टर एक्रॉयड से जिस आदमी को बात करते सुना वो यही था। लेकिन एक बात तो साफ है, उसने टेलीफोन नहीं किया, क्योंकि स्टेशन दूसरी दिशा में आधा मील के फासले पर है, यानी डॉग एंड विसल से करीब 1.5 मील दूर है। और वो 10:10 तक डॉग एंड विसल में था। ये कमबख्त टेलीफोन वाला संदेश, हम बार बार वहां आकर अटक जाते हैं। हाँ, ये तो है, पॉयरो ने कहा। यह भी हो सकता है कि अगर कैप्टन रॉल्फ पैटन मिस्टर एक्रॉयड के कमरे में गए और उनका खून हुआ देखा तो उन्होंने फोन कर दिया हो। उसके बाद वो डर गए हों, सोचा हो कि उन्हीं को दोषी ठहराया जाएगा और इसलिए वो निकल भागे हों। ये तो हो सकता है ना मिस्टर पॉयरो? उन्हें टेलीफोन करने की जरूरत क्यों पड़ी इंस्पेक्टर? पॉयरो ने बड़ी ही दिलचस्पी से पूछा। हो सकता है उन्हें यह शक हो कि मिस्टर एक्रॉयड सचमुच मर गए हैं या नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को वहां पर भेज दें, लेकिन खुद को सामने लाने से बचाते हुए। हाँ, ये अनुमान अच्छा है। जरूर ऐसा हो सकता है। इंस्पेक्टर ने शेखी में अपनी छाती फुलाई। वो अपने इस आइडिया पर इतना खुश था कि उसे हमारे किसी भी तरह के शब्द सुनाई नहीं देते। बस तभी हम वापस मेरे घर पहुंच गए और मैं जल्दी से अपने क्लिनिक में मरीजों को देखने चला गया जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। पॉयरो को मैंने इंस्पेक्टर के साथ टहलते हुए पुलिस थाने जाने के लिए छोड़ दिया। आखिरी मरीज को देखने के बाद मैं मकान के पीछे बने अपने छोटे से कमरे में चला गया, जिसे मैं अपनी वर्कशॉप कहता हूँ। उस घर के बने रेडियो पर मुझे बहुत गर्व है जो मैंने बनाया है। कैरोलीन को मेरे इस कारखाने से नफरत है। मैंने अपने औजार यहाँ रखे हुए हैं और एनी को वहाँ झाड़ू लगाने या कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। मैं एक अलार्म घड़ी को ठीक कर रहा था, तभी दरवाज़ा खुला और कैरोलीन ने अंदर झांका। तुम यहाँ हो जेम्स? मिस्टर पॉयरो तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके अचानक यूं आने से मैं चौंक गया और एक नाजुक पुर्जा मेरे हाथ से छूट गया। इसलिए मैंने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा,
अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो यहां आ सकता है ना? यहां? कैरोलिन ने पूछा। हाँ, यहां। कैरोलिन बड़बड़ाते हुए चली गई। कुछ ही पलों में वो पॉयरो को लिए हुए आई और उसे वहां छोड़कर दरवाजे को धमाक से बंद करती हुई चली गई। आहा मेरे दोस्त, मैं फिर आपको परेशान करने आ गया, पॉयरो ने जिंदा दिली से कहा। इंस्पेक्टर से निपट लिए? मैंने पूछा। फिलहाल के लिए तो हाँ। आपने सब मरीज देख लिए? हाँ, सब देख लिए, मैंने कहा। पॉयरो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप भूल कर रहे हैं, अभी आपको एक मरीज देखना बाकी है। कौन? क्या आपकी तबीयत खराब है? मैंने हैरानी से कहा। अरे नहीं, मैं तो ठीक हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। दरअसल बात यह है कि मेरी एक छोटी सी योजना है। एक महिला है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और अगर वो मेरे घर पर आएगी तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मरीज के तौर पर आपके पास आए। पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। मैं उछल पड़ा। मिस रसेल? जी हां, मेरी उससे बात करने की बड़ी इच्छा है, इसलिए मैंने उसको एक छोटा सा पर्चा भेजकर आपकी क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाया है। आप इस बात पर मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे भला क्या परेशानी होगी। फिर मैंने चिमटी को नीचे रखते हुए कहा, ये सारा मामला बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। हर नई घटना जो होती है वो कलाइडोस्कोप को हिलाने की तरह है। मामले के सारे पहलू बदल जाते हैं। लेकिन अब आप मिस रसेल को लेकर क्यों परेशान हैं? निश्चय ही ये तो बड़ी साफ बात है, पॉयरो ने कहा। मैं चिढ़कर बुड़बुड़ाया। आप फिर शुरू हो गए। आपके मुताबिक तो हर चीज साफ है, लेकिन मुझे आप अंधेरे में हाथ पैर मारने के लिए छोड़ देते हैं। ऊपर से आप मुझे अपना दोस्त कहते हैं। पॉयरो ने मजे से सिर हिलाते हुए कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मिस फ्लोरा का मामला ही ले लीजिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चोर वो होगी। मैंने उसकी बात पर एतराज किया। हाँ, वो तो संभव है, लेकिन मैं आपका चेहरा देख रहा था और आप इंस्पेक्टर रेगलान की तरह चौंके नहीं, ना ही आपने अविश्वास प्रकट किया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने कहा। दरअसल पूरा टाइम मुझे ये एहसास हो रहा था कि फ्लोरा कुछ छिपा रही थी। इसीलिए जब सच्चाई सामने आई तो मेरे मन के भीतर उसकी उम्मीद पहले से ही बनी हुई थी। उसने इंस्पेक्टर रेगलान को बहुत परेशान कर दिया, बेचारा। हाँ, वो तो है। उसे अपने सारे विचार अब फिर से सजाने होंगे। उसकी मानसिक उथल पुथल का फायदा उठाकर मैंने उसे राजी कर लिया कि वो मेरा एक काम कर दे। वो क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। पॉयरो ने कागज का एक पन्ना अपनी जेब से निकाला। उस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे उसने ऊंचे स्वर में पढ़कर सुनाया। पुलिस कुछ दिनों से कैप्टन रॉल्फ पैटन की तलाश में है, जो फर्नली पार्क के मिस्टर एक्रॉयड के भतीजे हैं। मिस्टर एक्रॉयड का देहांत पिछले शुक्रवार को दुखद परिस्थितियों में हुआ था। कैप्टन पैटन को अब लिवरपूल में खोज लिया गया है, जहां वे अमेरिका जाने वाले जहाज पर सवार होने ही वाले थे। ये लाइनें मुझे सुनाकर उसने कागज को फिर से तह करके अपनी जेब में रख लिया। ये कल सुबह अखबारों में छपेगा। मैं भौचक्का उसे घूरता रह गया। लेकिन ये सच नहीं है, वो लिवरपूल में नहीं है। पॉयरो ने हंसते हुए मुझे देखा। आप कितने अक्लमंद हैं। नहीं, वो लिवरपूल में नहीं है। इंस्पेक्टर रेगलान बड़ी मुश्किल से ये खबर प्रेस में भेजने के लिए राजी हुए, खासतौर पर जब मैंने उन्हें अपने राज में साझीदार भी नहीं बनाया। लेकिन मैंने उन्हें बड़ी गंभीरता से भरोसा दिलाया कि छपने के बाद इस खबर के बड़े दिलचस्प नतीजे निकलेंगे। इसलिए वे राजी हो गए, इस शर्त पर कि किसी भी हालत में वे इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं मुंह बाय पॉयरो को देखता रहा। वो मुस्कुराया। आखिरकार मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको इससे क्या हासिल होने की उम्मीद है। पॉयरो ने गंभीर स्वर में कहा, आपको अपने दिमाग की कोशिकाओं से काम लेना चाहिए। वो छोटी छोटी कोशिकाएं जिनके बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूं। मैं चुपचाप बैठा उसे घूरता रहा। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी और पॉयरो उठ खड़ा हुआ और बोला, आ गई आपकी मरीज, चलिए आपके दवाखाने में चलें। एक बार पहले भी मैं घरेलू बंदोबस्त करने वाली उस महिला के चेहरे की सुंदरता से प्रभावित हुआ था।
आज फिर उसने मुझ पर अच्छा असर डाला। काले लिबास में बड़ी सादगी से कपड़े पहने, लंबी, सीधी और हमेशा की तरह स्वतंत्र, बड़ी बड़ी काली आंखों और आमतौर पर फीके गालों पर छाई सुर्खी को देखकर मुझे साफ अंदाजा हुआ कि जवानी में वो बहुत ही खूबसूरत रही होगी। गुड मॉर्निंग मिस रसेल, पॉयरो ने कहा। आइए बैठिए। डॉक्टर शेपर्ड ने बड़ी कृपा करके अपने दवाखाने में मुझे थोड़ी सी बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। मिस रसेल अपने स्वाभाविक अंदाज के साथ बैठ गईं। अगर अंदर से उसने कोई बेचैनी महसूस की भी हो तो उसकी कोई निशानी उसके बाहरी हाव भाव में नजर नहीं आई। बड़ी गहरी निगाहों से उसे देखते हुए पॉयरो ने उससे कहा, मिस रसेल, आपके लिए मेरे पास एक खबर है। चार्ल्स केंट को लिवरपूल में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस रसेल के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं पड़ी। उसने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की और चुनौती के से अंदाज में पूछा, तो फिर इससे क्या? लेकिन उसी समय मेरा ध्यान गया वो समानता जो लगातार मुझे कोंचती रही थी चार्ल्स केंट के हाव भाव में। ठीक यही चुनौती वाला अंदाज। दोनों आवाजें भी बड़े अजीब ढंग से एक जैसी थीं, एक रूखी और सड़क छाप और दूसरी भद्र महिलाओं जैसी। उस रात फर्नली पार्क के बाहर दरअसल मिस रसेल ही थीं जिसकी याद मुझे चार्ल्स केंट की आवाज़ सुनते हुए आई थी। मैंने पॉयरो की तरफ देखा और उसे एक गुपचुप इशारा किया। मिस रसेल के सवाल के जवाब में पॉयरो ने दोनों हाथ बाहर की ओर फैला दिए। मैंने सोचा शायद इस खबर में आपको दिलचस्पी होगी, बस इसीलिए बताया, उसने कहा। मेरी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे है कौन ये चार्ल्स केंट? मिस रसेल ने कहा। वो एक आदमी है मिस रसेल, जो हत्या की रात को फर्नली में था। अच्छा, तो सौभाग्य से उसके पास उस शाम के दौरान अपने कहीं और होने का सबूत मौजूद है। 9:45 बजे वो यहां से 1 मील दूर एक होटल में था, पॉयरो ने कहा। अच्छी किस्मत है उसकी, मिस रसेल ने कहा। लेकिन हम अब भी ये नहीं जानते कि वो फर्नली में कर क्या रहा था, जैसे वो वहां किससे मिलने गया था। मिस रसेल ने अपने उसी रूखे स्वर में कहा, माफ कीजिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलती हूं। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पॉयरो ने उसे रोक दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आज सुबह कुछ नई घटनाएं सामने आई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एक्रॉयड का खून 9:45 बजे नहीं बल्कि उससे पहले हुआ था, जब डॉक्टर शेपर्ड वहां से चले, यानी 9 बजने में 10 मिनट से लेकर 9:45 के बीच। अब मैंने साफ साफ मिस रसेल के चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। वो बिल्कुल सफेद पड़ गई, थोड़ा आगे को झुकी और उसका शरीर लहराया। लेकिन मिस एक्रॉयड ने तो कहा था, पॉयरो ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। मिस एक्रॉयड ने यह मान लिया है कि वे झूठ बोल रही थीं। वे उस पूरी शाम स्टडी में गई ही नहीं थीं और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि यही चार्ल्स केंट वो आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। वो फर्नली आया और इस बात की कोई सफाई नहीं दे पा रहा है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। मिस रसेल थोड़ा और आगे को झुकाई। उसका लोहे जैसा आत्मनियंत्रण बिल्कुल टूट गया। उसके चेहरे पर आतंक और हताशा थी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं आपको बता सकती हूं कि वो वहां क्या कर रहा था। उसने मिस्टर एक्रॉयड का बाल भी बांका नहीं किया। वो स्टडी के पास भी नहीं गया। उसने खून नहीं किया, मैं आपको भरोसा दिलाती हूं। मिस्टर पॉयरो, मेरा विश्वास कीजिए। पॉयरो उठकर उसके पास आया और उसने मिस रसेल के कंधे को थपथपाया। मैं विश्वास जरूर करूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि आप खुद ये बात बोलें। एक पल के लिए मिस रसेल का संदेह फिर से जाग उठा। क्या आपने जो कहा वो सच है? ये बात कि चार्ल्स केंट पर इस जुर्म का शक है? जी हां, ये बात बिल्कुल सच है और सिर्फ आप उसे बचा सकती हैं, ये बताकर कि वो फर्नली में क्या कर रहा था। मिस रसेल ने धीमी हड़बड़ाती आवाज में कहा, वो मुझसे मिलने आया था, मैं उससे मिलने गई थी। हाँ, मैं जानता हूं, समर हाउस में आप उससे मिलने गई थी, पॉयरो ने ठंडे स्वर में कहा। आपको कैसे मालूम? मिस रसेल, ये हरक्यूल पॉयरो का काम ही है कि वो चीजों के बारे में जाने। मैं ये भी जानता हूं कि आप उस शाम वहां पर कुछ देर पहले भी गई थीं
और आपने उस कुटिया में एक संदेश भी छोड़ा था कि आप किस समय वहां दोबारा मौजूद रहेंगी। हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। उसने मुझे खबर भेजी थी, ये बताते हुए कि वो आ रहा था। मैं उसको मकान पर लाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैंने उसे उस पते पर चिट्ठी लिखी जो उसने दिया था और उसे कहा कि मैं उससे समर हाउस में मिलूंगी, और समर हाउस के बारे में उसे समझाया भी ताकि वो उसे ढूंढ सके। फिर भी मुझे डर था कि वो वहां धीरज से इंतजार ना करे, इसलिए मैंने जल्दी से जाकर वहां कागज के एक टुकड़े पर लिखकर छोड़ दिया कि मैं वहां करीब 9:10 पर आऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि नौकर मुझे देखें, इसलिए मैं ड्राइंग रूम की बड़ी खिड़की से चुपचाप निकल गई थी। जब मैं वापस आई तो वहां डॉक्टर शेपर्ड मुझे मिले और मुझे लगा कि उन्हें अजीब लगा होगा। मैं हाँफ रही थी क्योंकि मैं दौड़ते हुए आई थी। मुझे अंदाज भी नहीं था कि उस रात वे खाने पर आ रहे थे और वहां इस तरह से उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। इतना कहकर वो रुक गई। पॉयरो ने कहा, कहती रहिए, आप उससे मिलने वहां 9:10 पर गईं। आपने एक दूसरे से क्या बात की? ये बताना बहुत मुश्किल है। बात यह है कि देखिए मिस, पॉयरो ने उसे टोकते हुए कहा, इस मामले में मुझे पूरा सच चाहिए। जो आप हमें बताएंगी वो जरूरी नहीं कि इन 4 दीवारों के बाहर जाए ही। डॉक्टर शेपर्ड समझदारी से काम लेंगे और मैं भी। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये चार्ल्स केंट, ये आपका बेटा है ना? उसने सिर हिलाया। उसके गाल सुर्ख हो गए। किसी को कभी पता ही नहीं चला। ये बहुत दिन पहले की बात है, बहुत दिन पहले की। केंट में मेरी शादी नहीं हुई थी और इसीलिए आपने उसके सरनेम के रूप में जिले का नाम चुन लिया था। मैं नौकरी करने लगी। मैंने उसके रहने खाने का खर्च दिया। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन वो भटक गया। पहले उसने शराब पीना शुरू किया, फिर नशीली दवाइयाँ खाने लगा। मैंने जैसे तैसे करके उसे कनाडा भेजने का खर्च जुटाया। 1-2 साल तक मुझे उसकी खबर ही नहीं मिली। फिर किसी तरह उसे पता चल गया कि मैं उसकी माँ थी। उसने चिट्ठी लिखकर मुझसे पैसे मांगे। आखिर उसने यहाँ लौटकर मुझे चिट्ठी लिखी और कहा कि वो मुझसे मिलने फर्नली आ रहा था। मैं उसे घर पर नहीं आने दे सकती थी। मेरी हमेशा से इतनी इज्जत रही है। अगर किसी को भनक भी लग जाती तो इस काम से मेरी छुट्टी हो जाती। इसलिए मैंने उसे वैसे ही लिखा जैसा मैंने आपको बताया। और सुबह के समय आप डॉक्टर शेपर्ड से मिलने आईं? पॉयरो ने पूछा। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है। वो बुरा लड़का नहीं था जब तक कि वो नशीली दवाइयाँ नहीं लेने लगा था। समझ गया, पॉयरो ने कहा। अब कहानी को आगे बढ़ाइए। वो उस रात समर हाउस पर आया, फिर क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंची तो वो मेरा इंतजार कर रहा था। वो बहुत रूखेपन से बात कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। जितना पैसा मेरे पास था मैं अपने साथ लेकर गई थी, मैंने उसे दे दिया। हमने कुछ देर बात की और फिर वो चला गया। उस समय क्या बजा होगा? 9:20 या 25 मिनट हुए होंगे। 9:30 बजे नहीं थे जब मैं मकान पर वापस लौटी थी। वो किस रास्ते से गया था? सीधे उसी रास्ते से जिससे वो आया था, उस रास्ते से जो लॉज के फाटक के ठीक भीतर बड़े रास्ते से जाकर मिलता है। और आपने क्या किया? मैं घर की तरफ लौट गई। टेरेस पर मेजर ब्लंट सिगरेट पीते हुए चहलकदमी कर रहे थे, इसलिए मैं घूमकर बगल वाले दरवाजे की तरफ से अंदर चली गई। उस समय बस करीब 9:30 बजे थे। पॉयरो ने फिर से सिर हिलाया। फिर उसने एक छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखा। मेरा ख्याल है अब आप जा सकती हैं। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। मिस रसेल ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मुझे ये सब इंस्पेक्टर रेगलान को बताना चाहिए? इसकी नौबत आ सकती है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम धीरे धीरे चलेंगे, सही तरीके और कायदे से। चार्ल्स केंट को अभी औपचारिक रूप से हत्या का आरोपी नहीं ठहराया गया है। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी करवट लें जिससे आपकी कहानी की जरूरत ही ना रहे। मिस रसेल उठ खड़ी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पॉयरो। आपने सचमुच बड़ी कृपा की है। आपको मेरी बात का विश्वास तो है ना कि चार्ल्स का इस हत्या से कुछ लेना देना नहीं है? इसमें कोई शक नहीं जान पड़ता कि जो आदमी 9:30 बजे स्टडी में मिस्टर एक्रॉयड से बात कर रहा था वो आपका बेटा नहीं हो सकता था। हिम्मत रखिए मिस, सब ठीक हो जाएगा। मिस रसेल चली गईं। पॉयरो और मैं साथ साथ रह गए। तो ये मामला है, मैंने कहा। हम हर बार वापस रॉल्फ पैटन की तरफ लौटकर आ जाते हैं।
आपने कैसे पहचाना कि वो मिस रसेल ही थी जिसे मिलने चार्ल्स केंट आया था? क्या आपने उनके हाव भाव में समानता पर गौर किया था? पॉयरो ने कहा, इससे पहले कि हम उस अनजाने आदमी के आमने सामने पहुंचे, मैं उसका कनेक्शन मिस रसेल से जोड़ चुका था। ठीक उसी वक्त जब हमें बत्तख के पंख की वो डंडी मिली थी। उस डंडी का सीधा सा मतलब था नशीला पदार्थ, और मुझे आपकी वो बात अच्छी तरह याद थी जो आपने मिस रसेल के आने के बारे में बताई थी। फिर मुझे कोकीन के बारे में उसी सुबह के अखबार में एक लेख मिला। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसे उसी सुबह किसी की खबर आई थी जो नशीले पदार्थों का आदी था। उसने अखबार में लेख पढ़ा और फिर आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछने चली आई। उसने कोकीन का जिक्र किया क्योंकि लेख कोकीन के बारे में था। फिर जब उसे लगा कि आप जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं तो उसने जल्दी से जासूसी कहानियों और जहर की किस्मों की तरफ बात को मोड़ दिया। मुझे पूरा शक था कि यह मामला बेटे या फिर भाई का है या फिर किसी अनुचित किस्म के पुरुष रिश्तेदार का। खैर, अब तो सारी बात साफ हो गई है। अब मैं चलता हूं, लंच का समय हो गया है। आप यहीं रुककर हमारे साथ लंच क्यों नहीं लेते? मैंने सुझाव दिया। पॉयरो ने इनकार में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में चमक उभर आई। नहीं, आज फिर से नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मिस कैरोलिन को 2 दिन लगातार शाकाहारी भोजन करना पड़े। मैं उसे देखता रह गया। मुझे ये एहसास हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो हरक्यूल पॉयरो की नजरों से बच सकता था।